कहा जाता है कि जिन चीजों को बड़े ही प्यार से रखा जाता है उनकी खुद की सोल डेवलप हो जाती है, लेकिन फिर उन चीजों का क्या होता है जिन्हें फेंक दिया जाता है, उनके अंदर किस तरह की आत्मा होती है। इस डायलॉग के साथ कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ हमें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसकी एक गुड़िया टूट चुकी है, पर उसकी माँ का मानना था कि सिलने के बाद भी वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी, तो वो उसे कूड़े में डालकर फेंकने जाती है। वो कचरा पाइप के जरिए एक ट्रक के अंदर जाता है और काफी सारे ट्रक मिलकर उस कचरे को एक जगह पर फेंकने जाते हैं, जहाँ पर हमें एक बंदा दिखता है जिसका नाम रूडो है। वो छुपता हुआ वेयर हाउस के अंदर जाता है और कचरे के अंदर कुछ काम की चीजें ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एक गार्ड को उसके बारे में पता लग जाता है और वो पहचान जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो कि उनकी सुंदर सिटी की इमेज को खराब करने पर तुला है। उसके अलार्म बजाने पर 2 और गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं, पर रूडो उनके ऊपर कचरा फेंक देता है जिससे उसे वहाँ से निकलने का समय मिल जाता है, लेकिन फिर भी गार्ड्स उसे ढूंढकर उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। लेकिन रूडो बड़ी ही तेजी से उनकी सभी गोलियों को डॉज कर रहा था, लेकिन उसकी जद्दोजहद के दौरान और भी ज्यादा गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। भागने के दौरान एक गोली उसे छू कर जाती है, लेकिन फिर भी वो दीवार को टाप कर बच जाता है। आगे वो गटर के रास्ते से बाहर आता है। हरामजादों, कचरा ही तो चुरा रहा था मैं, ये सब तो तुमने फेंक ही रखा है। आगे हम 2 लड़कियों को बात करता सुनते हैं जो कि उसी कचरा चोर के बारे में बात कर रहे थे और उन्हें लगता है कि ऐसा घटिया काम तो ट्राइब के लोगों में से ही किसी एक का होगा, लेकिन तभी दूसरी लड़की उसे चुप करा देती है क्योंकि उनके बगल में ही एक ट्राइब का बंदा खड़ा था, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। देखो ये कितना गंदा है, आखिर हम उन्हें यहाँ पर आने की परमिशन ही क्यों देते हैं। इसके बाद वो एक दरवाजे के थ्रू यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि ट्राइब और यहाँ के लोगों में जमीन आसमान का फर्क है और दोनों के बीच में एक बड़ी सी दीवार खड़ी की गई है। दीवार के इस तरफ वाले लोग भी कचरा चोर के बारे में ही बात कर रहे थे। वहीं रूडो जो कचरे से चीजें उठाकर लाया था उन्हें ठीक कर रहा था, तभी उसकी दोस्त वहाँ पर आती है जिसका नाम चीवा है। वो उसे डांट लगाने लगती है क्योंकि वो फिर से कचरा चुराने गया था। सिटी के लोग कचरे को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और अगर गलती से उन्होंने उसे पकड़ लिया तो उसे उसकी बहुत बुरी सजा मिलेगी। वो लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो कि चल रही होती है, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है, तो मैं उन्हें ठीक करके बेच देता हूँ, इससे मुझे थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं। तभी वहाँ 3 लड़के आते हैं जो कि रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि रूडो से बहुत ज्यादा बदबू आती है और इस जैसे इंसान के साथ चीवा को नहीं घूमना चाहिए, उसने अगर गलती से उसे छू दिया तो वो तो बीमारी हो जाएगी। इस चौपड़ पट्टी को अमीरों ने खुद से क्रिमिनल्स और कचरे को दूर करने के लिए बनाया था, यानी यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं या फिर उनके वंशज। वो अपनी इमेज को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया क्योंकि रूडो के पिता ने बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया था। ये सुन के रूडो उस लड़की को घूर कर देखने लगता है, इससे वो डर जाता है और जाते जाते कहता है जैसा बाप वैसा बेटा। उनके जाने के बाद चीवा उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, उसे उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं उसकी बातों को सुनकर रूडो शर्माने लगता है। तभी चीवा की नजर उस डॉल पर पड़ती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था, पर इससे पहले कि वो उसे चीवा को दे पाता उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है जिसके साथ चीवा जाने लगती है। इसके बाद रूडो अपने घर में जाता है जहाँ रेक्टो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। तुम उसे उसी लड़की के लिए लाए थे ना? हाँ, देखा मैंने, तुम कैसे शर्म से लाल पीले हो रहे थे। देखो अगर तुम्हें वो पसंद है तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? पर उन सबसे पहले तुम रात को क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, कमाने का काम मुझ पर छोड़ दो। असल में उसके फादर के जाने के बाद रेक्टो ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए रूडो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है, साथ ही प्यार भी। ये सब सुन के रेक्टो कहता है कि अगर वो इतना ऑनेस्ट चीवा के साथ रहता तो शायद उनकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ सकती। ये सुन के वो चिढ़ जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी रेक्टो की नजर उसकी गोली के निशान पर पड़ती है। वो उसके बैंडेज को बदल देता है और उससे कहता है कि वो चोरी करना बंद कर दे क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती है। वहीं हम उसके हाथ को देखते हैं जो कि बिल्कुल काले पड़ गए थे और रूडो कहता है कि इसकी वजह उसका डैड है। रेक्टो बताता है कि यहाँ पर छोटे क्राइम के लिए भी मौत की सजा दी जाती है और उन्हें मारने के लिए पिट में फेंक दिया जाता है। रूडो के फादर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रूडो कहता है कि जब से उसे याद है उसके हाथ ऐसे ही थे, इसकी वजह से सभी लोग उसे बड़े ही अजीब तरह से देखा करते थे और उसके हाथ में कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। इसके बाद ही रेक्टो ने उसे ये ग्लव्स दिए थे जिसके बाद से उसका दर्द भी कम हो गया। मैं रेक्टो का एहसान जिंदगी में कभी नहीं चुका पाऊंगा। ओए छोटे, जल्दी से उसे प्रपोज कर वरना कोई और ले जाएगा। वहीं जब वो दोनों बहस कर रहे थे, एक मास्क पहना हुआ आदमी उनके घर के बाहर ही खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो उससे कहता है कि उसे चीवा से बात करते हुए स्माइल करना चाहिए क्योंकि उसका चेहरा किसी खुसट बुढ़े जैसा है और अगर वो सच में स्माइल नहीं कर सकता तो कम से कम नकली स्माइल करे। आगे वो चीवा से मिलने के लिए जा रहा था, तभी वो पिट को देखता है जो कि एक बड़ा सा गड्ढा है जिसके अंदर वो अपने घर का कचरा और सोसाइटी का कचरा डालते हैं और आज भी वहाँ पर एक क्रिमिनल को मौत की सजा सुनाई जा रही है। वहीं पिट कितनी गहरी है कोई भी नहीं जानता, उन्हें बस अंदर देखने पर अंधेरा ही दिखाई देता है। तभी उसके पास चीवा आ जाती है जिसे देखकर वो नर्वस हो जाता है। हमारे घरों को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि हमें हर पल याद रहे कि अगर हमने कुछ भी गलती की तो हमें उसके अंदर फेंक दिया जाएगा। तुम्हें कचरा चुराना बंद कर देना चाहिए, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम्हें रेक्टो की बातें और माननी चाहिए
चाहिए, वो भी तुमसे प्यार करते हैं। एक सेकंड, वो भी? क्या इसका मतलब तुम? ये सुन के चीवा शर्माने लगती है और रोडो भी पूरी तरह से पैनिक कर रहा था, पर किसी तरह वो खुद को संभाल कर वो डॉल चीवा को दे देता है और चीवा कहती है कि वो इसका अच्छे से ध्यान रखेगी। ये सब देखकर खुशी के मारे रोडो वहाँ से भागने लगता है। वो ये सारी चीजें जल्दी से रेक्टो को बताना चाहता था, लेकिन रास्ते में वो कुछ ऑफिसर से टकरा जाता है। वो उठकर खड़ा होता है और अपने घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। उसी नकाबपोश इंसान ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। गुस्से में वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो आसानी से उसे पीट देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रेक्टो उसे आवाज लगाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। उसका असली मिशन इस सड़ी हुई दुनिया को बदलना है, लेकिन डर के मारे रूडो वहाँ से हिल भी नहीं पाता। तभी वो ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं और रूडो को रेक्टो के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता और आसपास के लोग भी बात करने लगते हैं कि बेटा भी बाप की तरह एक मर्डरर ही निकला। इसके बाद उसे पिट के पास ले जाकर रस्सियों से टांग दिया जाता है और उसे मर्डर की सजा के बदले मौत की सजा सुनाई जाती है। आसपास की सारी जनता उसे कचरे में फेंकने के लिए नारे लगाने लगते हैं। वो देखता है कि सभी लोग उसे बड़ी नफरत से देख रहे थे। तभी उसे चीवा दिखती है और वो उसे चिल्लाकर बताने लगता है कि रेक्टो को किसी और ने मारा है और वो उसका पता लगाए, लेकिन चीवा उसकी तरफ देखती भी नहीं और वो भी वही शब्द दोहराती है, कातिल का बेटा आखिर कातिल ही निकला। और वो उसके डॉल को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। जब उसे पेट से ढकेला जा रहा था तभी उसे रेक्टो का किलर दिखता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो नीचे गिरने लगता है। जब वो नीचे गिर रहा था वो कसम खाता है कि वो उन सबको नर्क में भेजेगा और जब तक वो एक एक इंसान को मार नहीं देता वो चैन से नहीं बैठेगा। और ऐसा लग रहा था जैसे नफरत उसे निकल रही हो। कुछ समय बाद उसे होश आता है और उसके चारों तरफ कचरा ही कचरा था और उसकी नजरें जहाँ तक जाती थी इस कचरे का कोई अंत ही नहीं था। तभी उसके पीछे कोई चीज हिलती है और उसके पीछे एक बड़ा सा क्रीचर आता है जो कि कचरे से ही बना था। रूडो उस मॉन्स्टर से भागने लगता है, लेकिन वो टिन का डिब्बा चिल्लाकर अपने साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है और अब रूडो दो और मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। वहीं रूडो कंफ्यूज हो रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कचरा उसके ऊपर हमला क्यों कर रहा है और वो मॉन्स्टर कब से बनने लगे। उन मॉन्स्टर से बचने के दौरान उसे एक ह्यूमन का स्कल दिखता है और अब उसे पता लगता है कि यहाँ गिरे हुए इंसानों के साथ क्या होता है। तभी रूडो वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसे पता है कि यहाँ की हवा दिल्ली से भी ज्यादा गंदी है और अगर उसने ज्यादा सांस ली तो उसकी उसी की वजह से मौत हो जाएगी। उसे इन मॉन्स्टर से बचने के लिए किसी सेफ जगह पर जाना होगा, लेकिन आसपास देखने पर उसे छुपने की कोई जगह नहीं दिखती और अब रूडो को लगने लगता है कि चाहे वो कुछ भी करे वो यहाँ पर मरने वाला है। लेकिन तभी उसे रेक्टो की याद आती है और वो बिना उसका बदला लिए मरने नहीं वाला था। जिसने रेक्टो को मारा, जिन्होंने उसे यहाँ पर फेंक दिया, वो उन सबको मार डालेगा। जब वो ये सब सोच रहा था तभी एक मॉन्स्टर उसके पास आने लगता है, लेकिन वो गुस्से से इतना ज्यादा भरा हुआ था कि वो उसके सर को मेटल पाइप से दूर कर देता है। वहीं इन सब के दौरान एक दूसरा इंसान रोडो को देख लेता है। वहीं रोडो अपने मेटल पाइप से उन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है और वो बाउंसिंग बॉल की तरह उड़ता हुआ दूर जाता है। उस कचरे के ढेर में से उसे एक स्टॉप साइन मिलता है जिसे वो मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है और फाइनली उसे थोड़ा बहुत डैमेज कर पाता है, लेकिन वहाँ की टॉक्सिक हवा की वजह से वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लड़ सकता था और उसको कमजोर पड़ता हुआ देखकर दोनों मॉन्स्टर्स उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं। लेकिन ऐन वक्त पर रोडो को एक मेटल शीट मिल जाती है जिससे वो एक मॉन्स्टर को आधे में काट देता है और एक धमाके के साथ वो मॉन्स्टर मारा जाता है। रोडो को यकीन नहीं होता कि उसने उस ट्रैश मॉन्स्टर को मार गिराया था, लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और ये वाला पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो रोडो उससे दूर भागने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर जमीन पर अटैक करता है जिसकी वजह से रोडो गिर जाता है और वो सीधा उसे इंसान के सामने गया था जो उसे दूर से देख रहा था। वो बंदा उसे उठा के पहले तो फालतू में लात मारता है, फिर उसे एक गैस मास्क पहना देता है। रोडो उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर उससे पूछता है कि वो लोग हैं कहाँ और ये मॉन्स्टर्स क्या चीजें हैं, लेकिन वो बंदा सिर्फ उसे चुप रहने को कहता है। लेकिन ये देखकर रोडो भड़क जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि पहले तो उसे यहाँ पर फेंक दिया गया और फिर उसके ऊपर मॉन्स्टर्स हमला करने लग गए, आखिर यहाँ सब चल क्या रहा है। उसकी बड़बड़ सुनकर उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उल्टा उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। वो उसे बताता है कि ये बहुत सारे डंप्स में से एक है जो कि उसके जैसे स्फेराइट्स ने बनाया है। ये चीजें वो उसे बाद में बता देता, लेकिन उससे अपनी चोंच बंद नहीं रखी गई और अब उन्हें फिर से उन मॉन्स्टर से भिड़ना पड़ेगा। आगे वो उसे समझाता है कि वो सारे ट्रैश बीस्ट हैं जो कि सब कूड़े से बने हैं, उनके ऊपर नॉर्मल वेपन्स का कोई असर नहीं होता और वो सिर्फ साउंड पर रिएक्ट करते हैं। यहाँ वाले ट्रैश मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो उनसे बचना चाहता था, पर उसकी चोंच ने सारा काम खराब कर दिया। इसके बाद उसके अम्ब्रेला में येलो कलर की एनर्जी आ जाती है और उसकी आंखों के सामने ही उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और जब मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है वो बंदा उसे स्पिन करके उसके टुकड़े टुकड़े करने लगता है। रोडो देखता है कि उसके अटैक के बाद वो मॉन्स्टर रिजेनरेट नहीं हो रहा था और उसे समझ नहीं आता कि उस अम्ब्रेला में आखिर स्पेशल है क्या। इसके बाद उनके सामने बहुत सारे ट्रैश बीस्ट आ जाते हैं तो वो अटैक करने की तैयारी करता है और कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो वहां मौजूद सभी बीस्ट को मार गिराता है जैसे वो उसके लिए कुछ भी ना हो। उसकी पावर को देखकर रोडो हैरान था और उसे लगता है कि अगर उसके पास उस अम्ब्रेला
जैसा कुछ होता तो वो भी उन हरामजादों को उनकी मौत के पास भेज पाता। तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर एक लिक्विड से अटैक करता है, पर इसे भी वो बंदा अपने छाते से ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद उसके ऊपर अटैक करके उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने के बाद वो वापस रोडो के पास जाता है और अपना मास्क उतार कर खुद का इंट्रोडक्शन देता है। वो उसे बताता है कि उसका नाम एंजन है और वो बस एक नॉर्मल क्लीनर है, लेकिन बड़ी जल्दी ही मास्क उतारने पर उसे पछतावा होने लगता है। लेकिन रूडो की हालत कुछ अच्छी नहीं थी और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम पास का सीन देखते हैं जहाँ रूडो कीचड़ में नहा कर आया हुआ था। कुछ लड़कों ने मुझे धक्का दे दिया था क्योंकि मैंने कहा था कि चीजें जिंदा होती हैं, और हमें पता चलता है कि रेक्टो ने ही कहा था कि अगर चीजों को संभाल कर रखा जाए तो उनमें आत्मा आ जाती है। रेक्टो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ, लेकिन अब भी उसका मानना है कि चीजों को अगर प्यार से रखा जाए तो उनमें सोल्स आ जाती है। वहीं प्रेजेंट में जब रूडो को होश आता है, वो बंदा उसे घसीट कर लेके जा रहा था। वो एंजन से पूछता है कि उसने उसे ऐसे बांध कर क्यों रखा है। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करते। लेकिन रूडो अभी के अभी सिटी में वापस जाना चाहता था और वो उसे आजाद करने को कहता है। तुम वहाँ पर वापस नहीं जा सकते। तुम जिससे सिटी बुला रहे हो उसे यहाँ पर स्फेयर बुलाया जाता है और उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। वैसे भी तुम्हें उड़ना तो आता नहीं है, तो वहाँ तुम जाओगे कैसे? लेकिन रूडो जिद करने लगता है, जब तक तुम मुझे यहाँ की सारी चीजों के बारे में नहीं बता देते और मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ, मैं चुप नहीं होऊंगा। अगर तुम जानना ही चाहते हो सरफेस किस तरह की जगह है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो उसे घसीटता हुआ एक जगह पर लेकर जाता है। चलो मेरा काम खत्म हुआ, बाद में मिलते हैं। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर 5 बंदे आते हैं जो कि उसके कपड़े को देखकर हैरान थे और उन्हें लगता है कि वो एक स्फेराइट है। और जैसे ही रूडो इस बात को कंफर्म करता है, हैरानी में वो सब लोग अपना मास्क उतार देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी एक जिंदा स्फेराइट नहीं देखा था। वो उसकी चेन को खोलने लगता है और रूडो को लगता है कि ये तो काफी अच्छा इंसान है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो उनकी ट्रक के अंदर बंधा हुआ था। तुम तो बड़े ही बेवकूफ हो यार, अनजानों पर भरोसा कौन करता है। वो लोग चेन्स को टाइट करने लगते हैं तो उनका लीडर उन्हें याद दिलाता है कि वो अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट को डैमेज नहीं कर सकते। यहाँ पर स्फेराइट्स का प्राइस बहुत ज्यादा है। वो ज्यादातर उनके बॉडी पार्ट्स ही बेचा करते थे, यहाँ तक कि उनके कपड़े भी बहुत महंगे में जाते हैं, पर एक जिंदा स्फेराइट, इसकी कीमत तो आज तक किसी को नहीं पता। तुम सोच रहे हो कि हम तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तुम स्फेराइट्स अपना कचरा सरफेस के ऊपर फेंकते रहते हो। तुम लोगों की वजह से यहाँ पर हवा टॉक्सिक हो जाती है और मॉन्स्टर्स भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम्हें टॉर्चर किया जा सकता है, या तुम्हारे टुकड़े होंगे, या फिर कोई तुम्हारे मजे लेगा, पर तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। पर इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे ज्यादा पैसे देगा तुम उसके पास जाओगे। लेकिन उससे पहले वो खुद अपना बदला लेना चाहता था और वो उसके मुंह में कचरा ठूसने लगता है। उसे लगता है कि रूडो की जिंदगी स्फेयर पर बहुत ज्यादा अच्छी होगी, तो ऐसा कचरा खाकर उसकी सारी हिम्मत ही टूट जाएगी। लेकिन जब वो उसके मुंह में ठूस रहा था तो अभी रूडो उसे दांत काट लेता है और उसकी उंगलियों में सिर्फ हड्डियों को छोड़ता है। जहाँ वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, रूडो चबाना जारी रखता है और उसे खा जाता है, जिसके बाद जो उसने कूड़ा दिया था वो उसे भी खाने लगता है। रूडो कहता है कि ये चीज अभी भी खाने लायक है। जब वो स्फेयर पे था तब भी उसके साथ भेदभाव होता था और यहाँ पर भी वही हो रहा है। उसकी जिंदगी बदले ही नहीं। वो गुस्से से पागल होने लगता है और वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं था। वहीं दूर से इंजन सारी चीजें देख रहा था और रूडो की ताकत को देखकर वो भी काफी इंप्रेस हो जाता है। रूडो जब अपने सामने की चेन को पकड़ता है, वो अचानक से ही ग्लो करने लगती है और हमें पता चलता है कि सरफेस पर ऐसे लोग हैं जो ऑब्जेक्ट्स को पावर देकर उनको यूज कर सकते हैं और इन्हें गिवर्स कहा जाता है। जो चेन उसने पकड़ रखी थी वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो सबके सब उससे डरे हुए थे, लेकिन उनका लीडर उन्हें याद दिलाता है कि चाहे वो एक गिवर हो, अगर वो चेन उससे छीन लेते हैं तो वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाएगा। वो सब लोग उसके हाथ से चेन को निकालने में कामयाब होते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक टायर को पकड़कर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसी की मदद से सबको पीट डालता है और अब सिर्फ उनका लीडर बचा था। वो उसे मारने के लिए जाने लगता है। लीडर के पास बचने का कोई तरीका नहीं था, तो वो उल्टा उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिससे ऑब्वियसली रूडो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी एंजन आकर उसे रोक देता है, जिसके बाद रूडो को होश आता है। उसे कुछ नहीं पता कि ये सब हुआ क्या और उसने ये सब कैसे किया, पर ये सब कुछ शायद उसके ग्लव की वजह से हो रहा था। चलो अब ये तो पता लग गया कि तुम एक गिवर हो। माफ करना मुझे यहाँ पर तुम्हें छोड़ना पड़ा, पर तुम्हारी ताकत के बारे में जानना जरूरी था। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्लीनर्स को ज्वाइन करना होगा। लेकिन जैसी चीजों से वो गुजरा है वो सीधा उसे मना कर देता है। आगे एंजन एक और क्लीनर से बात कर रहा था जिसका नाम जैंका है, जिसे एंजन बताता है कि कचरे के ढेर में उसे एक लड़का मिला है जिसमें ऐसी पावर्स हैं जो उसने आज तक किसी और में नहीं देखी हैं और इसलिए उसने क्लीनर्स में उसे रिक्रूट कर लिया है। वहीं एंजन अभी रूडो को एक डॉक्टर के पास लेकर आया है, जहाँ रूडो अभी भी उसके ऊपर गुस्सा था क्योंकि उसने कभी उन्हें ज्वाइन करने के लिए हाँ किया ही नहीं था। लेकिन ये देखकर वो डॉक्टर उस पर भड़कने लगता है और उससे कहता है कि वो कचरे के ढेर में कर क्या रहा था। अगर इस भले इंसान ने उसकी मदद ना की होती तो वो वहाँ पर मर चुका होता। ये सब देखकर रूडो बेचारा डर जाता है और सोचता है कि इस बुढ़े डॉक्टर से आगे जाने के बाद वो इंजन से बात करेगा। तुम बुढ़ा कैसे कह रहे हो, मैं बुढ़िया हूँ। इसके बाद वो बाहर आते हैं। मेरा इलाज करवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं बस ऊपर जाना चाहता हूँ। किडनैपिंग से तुम ये तो समझ गए होगे कि यहाँ के लोग स्फेराइट्स को क्या समझते हैं। तुम चाहो तो आसपास के लोगों से ऊपर जाने का रास्ता पूछ सकते हो, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगेगा कि तुम एक स्फेराइट
तो तुम्हारा हाल क्या होगा तुम समझ सकते हो, और यहाँ पर जानकारी की कीमत होती है, तो बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप मुझे फॉलो करो। इसके बाद एंजन उसे बर्गर खिलाता है और रूडो ये देखकर हैरान था कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक शहर है, क्योंकि अब तक वो लोग तो बस इसे कचरे का ढेर समझते थे। यहाँ पर सिर्फ कचरा नहीं, एनिमा नाम की एनर्जी भी इकट्ठा होती है जो कि कई चीजों में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जैसे कि वो मॉन्स्टर्स जो ह्यूमंस को देखते ही उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उनका कोर एनिमा से बना होता है, तो रेगुलर वेपन्स उनके ऊपर कोई असर नहीं करते। उन्हें हराने के लिए भी एनिमा से बना हुआ वेपन चाहिए। तुम्हारा ग्लव भी इसी तरह का वेपन है। जब कोई इंसान अपने किसी आइटम की बहुत ज्यादा केयर करता है, उसके अंदर एनिमा आ जाती है। इन आइटम्स को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग अपनी पावर्स का यूज कर पाते हैं, और इन लोगों को गिवर्स कहा जाता है। मतलब रेक्टो सच कहा करते थे, अगर किसी चीज का लंबे समय तक ध्यान रखते हैं तो उसमें सूल आ जाती है। क्लीनर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनिमा से बने हुए मॉन्स्टर्स को हराती है, और उन्हें तुम्हारे जैसे गिवर्स की जरूरत है। अगर मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता हूँ तो क्या तुम मुझे बताओगे ऊपर कैसे जाते हैं? हाँ, तुम्हें ऊपर जाना था ना, मुझे उसके बारे में रद्दी भर भी नहीं पता। ये सुन के रूडो उसके ऊपर भड़कने लगता है, पर एंजन उसे समझाता है कि उसका बॉस बहुत सारी चीजों के बारे में जानता है, तो शायद वो ऊपर जाने के बारे में भी जानता होगा। इसके बाद एंजन उससे ग्लव्स के बारे में पूछता है। ये मेरे फादर ने दिए थे, ये उनकी मेरे पास आखिरी निशानी है। तभी तुम इसका इतना ख्याल रखते हो। ये ग्लव्स कमाल के हैं, तो इनका ध्यान रखना। ये सुन के रूडो को रेक्टो की याद आने लगती है और वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद एंजन वहाँ से जाने लगता है और रूडो को कुछ पैसे दे देता है। ये पैसे तुम्हारे कपड़े बेचने के बाद मुझे मिले थे, इसमें से तुम्हारा खाना पीना और इलाज भी कराया था मैंने। ये सुन के रूडो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब तक वो उसे महान समझ रहा था और उल्टा उसने बिना उसकी परमिशन के उसके कपड़े भी बेच दिए। काहे की परमिशन रे? उन कपड़ों में तुम्हें जल्दी लोग पहचान जाते। मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। तुम यहाँ पर रुककर चाय शाय पियो, मैं तुम्हारे ट्रेनर से मिलकर आता हूँ। एक बार मुझे वापस जाने का रास्ता मिल जाए बस, इसके तो पिछवाड़े पे लात मार के जाऊंगा। लेकिन तभी एक बिल्ली आकर उसकी पैसों की पोटली लेकर भाग जाती है। रूडो उसका पीछा करने लगता है और एक गली में उसे एक स्टिक पड़ी हुई दिखती है, जिसे लेकर वो उस बिल्ली को पकड़ लेता है और अपने पैसों को वापस ले लेता है। तभी पीछे से ज़ैंका आता है। तुमने मेरी लाठी कैसे ली? हाँ, तमीज नहीं है तुम्हें? इस बकवास से लकड़ी के पीछे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है? लेकिन तभी ज़ैंका उसके पीछे आकर रूडो से उस स्टिक को छीन लेता है। रूडो की नजर उसकी शर्ट पर लगी एम्बलम पर जाता है और समझ जाता है कि वो भी एंजन की तरह एक क्लीनर है। ज़ैंका अपनी स्टिक की पावर्स को रिलीज करने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यानी वो स्टिक ज़ैंका की वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। ज़ैंका उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बच जाता है। चोरी करने की तुम्हें सजा तो देनी ही होगी। एंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। मैं अकुटा क्लीनर से हूँ और तुम्हारा नया ट्रेनर। लगता है तुम्हें सबसे पहले मुझे कुछ मैनर सिखाने होंगे। तुम्हारे बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या? चोरी करना बुरी बात होती है। ये सुन के रूडो का पारा चढ़ने लगता है, लेकिन तभी वो रेक्टो की बात याद करता है। अगर तुम किसी मामले को निपटाना चाहते हो तो तुम्हें उसके बारे में शांति से सोचना होगा। तुम्हें ये सोचना होगा कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। मैंने इसकी स्टिक चुराई थी, इससे बुरा तो लगेगा ही। अगर मेरे कोई ग्लव्स चुरा ले तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था ये स्टिक तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तुम सच कह रहे हो, मैं भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया था। माफ करना, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये देखकर रूडो हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि रेक्टो सिर्फ फालतू की बातें नहीं करता था। ज़ैंका उसकी खड़ा होने में मदद करता है और रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है। मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट मेरे ग्लव्स हैं, पर मैं नहीं जानता ये क्या कर सकते हैं। वाह, तुम्हारे ग्लव्स तो कमाल के दिखते हैं। इसके बाद वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में रूडो को बताने लगता है और रूडो देखता है कि ज़ैंका बिल्कुल ही एक अलग इंसान लग रहा था और वो याद करता है कि रेक्टो ने उसे बताया था कि बात करते हुए उसे स्माइल करना चाहिए, लेकिन रूडो को स्माइल करना नहीं आता था और वो अजीब तरीके से हंसने लगता है। ये देख के ज़ैंका को लगता है कि वो उसे चिढ़ा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस स्माइल कर रहा था, ये देखो। लेकिन जब वो अगली बार स्माइल करता है वो पिछली बार से भी ज्यादा बेकार थी और इससे ज़ैंका और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये देखकर रूडो भी भड़क जाता है, क्योंकि वो तो बस स्माइल कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। रूडो पास के ही कचरे के डब्बे से एक रॉड निकालता है और उसमें अपनी एनर्जी डालने लगता है और ज़ैंका अपनी स्टिक को ट्रांसफॉर्म करता है। ये देखकर ज़ैंका हैरान हो जाता है, क्योंकि एक आदमी के पास एक ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है और वो सिर्फ उसे ही ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और रूडो का इंस्ट्रूमेंट तो उसके ग्लव्स हैं, पर इनसे वो छूकर किसी भी आइटम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसने ऐसा करते हुए किसी और को नहीं देखा है। और अब वो समझ जाता है कि एंजन ने उसे स्पेशल क्यों कहा था, लेकिन अब भी उसे लगता है कि रूडो उसे नहीं हरा सकता। सबसे पहले अटैक की शुरुआत ज़ैंका करता है। रूडो उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़ैंका की स्पीड उससे कहीं ज्यादा तेज थी। फाइट के दौरान वो ज़ैंका के ऊपर हल्का सा स्क्रैच हिला पाता है, लेकिन ज़ैंका उसके ऊपर अटैक करके उसे जमीन पर पटक देता है। आगे ज़ैंका देखता है कि रूडो ने उसके गाल पर स्क्रैच नहीं किया था, बल्कि उसके पाइप से उसके गाल पे पॉटी लगी थी, क्योंकि वो एक टॉयलेट प्लंजर का यूज कर रहा था। टॉयलेट प्लंजर वो क्या होता है? अबे जिसका तू इस्तेमाल कर रहा है भोंदू, अबे उससे टॉयलेट साफ करते हैं। मुझे वो सब नहीं पता, अब अटैक करने की मेरी बारी है। इसके बाद रूडो उसी प्लंजर से ज़ैंका के ऊपर अटैक करने लगा था और ज़ैंका अपनी पूरी जी जान लगाकर पॉटी से बचने की कोशिश कर रहा है और वो
वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। हाँ, वो इससे डर क्यों रहा है? इसके बाद वो जांका का पीछा करने लगता है। जांका काफी देर तक उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन रूडो उछलकर पॉटी का फवारा सा बना देता है, जिससे वो नहीं बच पाता। इस खतरनाक अटैक की वजह से जांका वहीं पर हार जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एंजन आता है और जब उसे पता लगता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, वो जोर जोर से हंसने लगता है। जांका ने शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रखा था और रूडो भी सदमे में था, क्योंकि अब तक वो एक पावरफुल हथियार टट्टी से लड़ रहा था। चलो, तुम्हारी मुलाकात जैसी भी थी, पर अब यही तुम्हारा ट्रेनर होगा। ये हमारा काफी काबिल गिवर है, जो कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। वहीं जांका ये जानकर खुश हो जाता है कि एंजन उसके बारे में इतना ज्यादा अच्छा सोचता है, लेकिन वो तीनों कार में अकेले नहीं थे, पीछे रियो भी थी, जो कि रूडो के बालों से खेलने लगती है, जिसकी वजह से वो बेचारा अटक सा जाता है, क्योंकि आज तक इतने पास उसके कोई भी लड़की नहीं आई थी। एंजन उन सभी को हेडक्वार्टर्स की तरफ लेकर जा रहा था। हेडक्वार्टर्स के अंदर वो सेमू से मिलते हैं। अंदर जाते ही रूडो के सामने दो मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। वहीं एंजन उसे बताता है कि ज्वाइन करने से पहले सैमू उसकी पावर्स को चेक करेगी। तभी सैमू उन दोनों मक्खियों को एक ही झटके में पकड़ लेती है। मुझे एंजन ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हो? सेमू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके ग्लासेस हैं, जिसकी मदद से वो किसी के भी अंदर झांक सकती है, लेकिन जो सेमू को दिखता है वो देखकर वो हैरान हो जाती है। इसकी बॉडी काफी मजबूत है, तो हमें इसे ज्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, पर इसे अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं करना आता, तो उस पर इसे काम करना होगा। एक और बात, तुम्हारी गर्दन पर टट्टी कहाँ से आई? अच्छा, इसीलिए तुम्हारे पास मक्खियां भिन आ रही थी। इसके बाद एंजन उसे वहाँ से ले जाता है। टोटल हमारे पास 100 क्लीनर्स हैं, जिन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, और वो ज्यादातर किसी न किसी मिशन पर बिजी होते हैं, तो तुम अभी के लिए सिर्फ 1-2 से ही मिल पाओगे। लेकिन दरवाजा खोलते ही वहाँ पर बहुत ज्यादा क्लीनर्स थे और वो चुपचाप वापस से दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद वो उसे बॉस से मिलवाने लेकर जाता है। टिंगू, मुझे तेरी आदत का पता है, यहाँ पर भी ऊपर जाने के लिए रास्ता मत पूछने लगना, याद है ना? इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती, और उनसे उनके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मत पूछना, ये हम क्लीनर्स में से भी कोई नहीं जानता है। लेकिन दरवाजा खोलने पर वो लोग देखते हैं कि बॉस वहाँ पर था ही नहीं, और सैमू बताती है कि वो मिशन पर गया हुआ है। ये देखकर रूडो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने क्लीनर्स को ज्वाइन ही इसलिए किया था ताकि वो बॉस से बात कर सके। तभी वहाँ पर रियो आ जाती है और कहती है कि जब तक बॉस नहीं आ जाता, रूडो ऑफिशियली क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उसके साथ मिशंस पर जा सकता है और वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से भी जान सकते हैं। इसके बाद सैमू उन्हें मिशन की डिटेल बताने लगती है। पोल्यूटेड जोन के पास में ही एक गांव है, जहां के बैरिकेड पर काफी सारे मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं। ये पोल्यूटेड जोन क्या होता है? ग्राउंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सेफ जोन के अंदर इंसान रहते हैं और पोल्यूटेड जोन में कचरा मॉन्स्टर्स, और जहां पर तुम गिरे थे वो नो मैंस लैंड है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। और अब तक हमें 6 नो मैंस लैंड के बारे में पता है। वहाँ के मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि गिवर्स भी कभी कभी उनका सामना नहीं कर पाते। उससे मुझे याद आया, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं कुछ भी नहीं, अपनी एक्स को ढूंढ रहा था, मुझे लगा वहीं पर होगी। इसके बाद वो रूडो को एक गैस मास्क देती है और बताती है कि पोल्यूटेड जोन में उसे हमेशा मास्क पहन कर रहना होगा, वरना जल्द ही बीमार पड़ जाएगा, और नो मैंस लैंड में तो 15 मिनट के अंदर वो मारा जा सकता है। इसके बाद रूडो उन सब के साथ मिशन पर चला जाता है और उसके चारों तरफ कचरा ही कचरा था, लेकिन वो उसे कचरा नहीं बल्कि खसाने जैसा दिख रहा था। वो इन्हें जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता था और यहाँ उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। आगे रूडो के पूछने पर रियो बताती है कि बाकी के लोग सपोर्टर्स हैं, क्योंकि इनके पास उनकी तरह पावर्स नहीं है। तभी एक सपोर्टर रूडो से हाथ मिलाने आता है, लेकिन इस बहाने वो उसके हाथ को ही दबा देता है। रियो बताती है कि इसका नाम ग्रेस है और इसकी ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत है कि वो मॉन्स्टर्स को अपने हाथों से कुचल सकता है। तभी बैरिकेड्स की तरफ बकरी जैसी दिखने वाली मॉन्स्टर्स आने लगती हैं, पर रियो उसे समझाती है कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्लो और कमजोर होती हैं और वो बैरिकेड का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। लेकिन तभी उनसे भी ज्यादा बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो बैरिकेड को तोड़ने लगते हैं। ये सब देखकर रूडो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन रियो शांत खड़ी थी और बात करने लगती है कि वापस जाने के बाद वो उसके लिए वेलकम पार्टी शार्टी कर सकते हैं, और उसे समझाती है कि अगर वो ग्राउंड पर जिंदा रहना चाहता है तो उसे अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। रूडो याद करता है कि जब वो इंजन से मिला था उसका बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा ही था। लगता है मुझे भी ऐसा ही बनना होगा, अब से मैं बहुत ठंडा इंसान हूँ। इतना बोलते ही एक मॉन्स्टर बैरिकेड को तोड़ देता है और रूडो के ठंडा रहने के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। रियो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालती है, जो कि एक सीजर था, और उसको एक्टिवेट करने के बाद उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो उनसे सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगती है, जिसका यूज वो अपने हाथ से नहीं बल्कि पैरों से कर रही थी, जो देखकर रूडो हैरान हो जाता है। तभी एक मॉन्स्टर रूडो के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेस आकर उसे रोक देता है, और भले ही उसके पास गिवर्स की पावर नहीं थी, फिर भी वो उस मॉन्स्टर को उठा के रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो काट देती है और बाकी के सपोर्टर्स से कहती है कि वो मॉन्स्टर्स को उसकी तरफ फेंकते रहें। और अब रूडो को समझ में आता है कि सपोर्टर्स किस तरह से गिवर्स की मदद करते हैं। ऐसा करते करते थोड़ी देर में ही रियो सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है, लेकिन वो जायंट मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और रियो उससे लड़ने लगती है। दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और वो अचानक से एक सपोर्टर के ऊपर अटैक कर देता है, पर ऐन वक्त पर रूडो उसे रोक देता है। वो उन लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता था,
और उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, पर उसे नहीं पता था कि इन्हें कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन वो ऑटोमेटिकली उस सपोर्टर को प्रोटेक्ट करने लगता है, पर वो मॉन्स्टर रूडो पर भारी पड़ रहा था और एन वक्त पर रियो वहां आकर उसे बचा लेती है और वो रूडो की तारीफ करती है। सपोर्टर्स भी रूडो और रियो का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद वो रियो से उस जायंट मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं। रियो बताती है कि उसने उसे 2 हिस्सों में काट दिया था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है, जो कि काफी अजीब है। तो इस बात को रिपोर्ट करने के लिए सपोर्टर्स वापस जाने लगते हैं और रियो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसके सामने पहुंच जाती है। वो अटैक करते हुए उसके सर पर जाती है और उसके बालों को काट देती है। वहीं इन सब के दौरान रूडो बेचारा वहीं पर खड़ा था और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं उस मॉन्स्टर के सर पर रियो को कुछ चमकता हुआ दिखता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर रियो को नीचे फेंक देता है और जिन वायर्स को उसने काटा था उन्हें वापस से जोड़ लेता है और रियो को अपने सर से हटाने के लिए वो अपने सर को जमीन पे पटकने लगता है और उसका ये अटैक रूडो तक भी पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। मैं तो कहाँ रेक्टो का बदला लेने वाला था, पर मैं तो किसी काम का नहीं हूँ और उसे लगने लगता है कि वो यहीं पर मर जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पर ग्रेस आकर उसे बचा लेता है और उसे बचाकर वहां से जाने लगता है। ग्रेस उसे समझाता है कि उसे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरी तरफ रियो उसकी कुटाई करती ही जाती है, जिससे वो दर्द में चिल्ला रहा था। इसके बाद वो उसके सर पे अपना फाइनल अटैक करती है और उसके कोर को डिस्ट्रॉय करती हुई बाहर आ जाती है और वो देखती है कि उस मॉन्स्टर का कोर एक छोटी सी नाइफ थी, जो कि असल में एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने रूडो को किडनैप किया था, जिससे एक बंदा रूडो के बारे में पूछ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रूडो की वेलकम पार्टी चल रही थी, जहां सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और शोर शराबा सुन के आधी नींद में जांका भी वहां पर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक कोने में रूडो पड़ा हुआ है। रियो उसे बताती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर्स को ढंग से यूज नहीं कर पाया, इसलिए वो उदास हो रखा है। जिसके बाद वो उसे उस मॉन्स्टर के बारे में बताती है कि उसका कोर एनीमा नहीं बल्कि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा पावरफुल था। इसकी वजह से उनकी दिमाग का भांग भरोसा होने लगा था। तो वो यहाँ पर आकर पार्टी शार्टी कर रहे हैं। वहीं रूडो के पास ग्रेस आता है। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, कल तुमने बहुत अच्छा काम किया था और फॉलो की जान भी बचाई। पर उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तुम लोगों को आकर मुझे बचाना पड़ा। मैं स्फीयर में भी ऐसा ही करता था, रेक्टो मेरी वजह से मुसीबत में पड़ते थे और यहाँ पर तुम सब। थैंक यू रूडो। ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को नीचा समझते हैं और उन्हें कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन तुम हमें भी पूरी इज्जत देते हो। फॉलो को देख रहे हो, उसने भी क्लीनर्स को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो मॉन्स्टर्स को मार सके, पर उसके पास पावर्स नहीं है, इसलिए वो एक ऑब्जेक्ट का ध्यान रख रहा है इस उम्मीद में कि वो उसका एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। लेकिन वो फिर भी सपोर्टर्स में ही रहना चाहता है और सबको दिखाना चाहता है कि सपोर्टर्स का काम भी इम्पोर्टेंट है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें बस इस पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद ग्रेस रूडो के सर पर हाथ रखता है, जिसकी वजह से रूडो इमोशनल हो जाता है और ग्रेस से उसे बिल्कुल एक बड़े भाई जैसी फीलिंग आ रही थी। तभी वहाँ पर अंजन आ जाता है। क्यों बे टिंकू, कुछ खाया या नहीं खाया तूने? जिसके बाद वो बाकियों के साथ खाने के लिए बैठ जाता है। आगे जॉब दीवार पर स्प्रे पेंट करने लगता है। दूसरी तरफ उस किडनैपर ने जैबर को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी और अपना काम खत्म होते ही वो उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ सैमू को एक मिशन की रिक्वेस्ट आती है और वो पूरी टीम को अपने सामने इकट्ठा करती है। सब कुछ ठीक है, पर ये नई दुल्हन यहाँ पर क्या कर रही है? इसने तो हमें ज्वाइन भी नहीं किया है। सैमू उन्हें बताती है कि जो रिक्वेस्ट उनके पास आई है वो रूडो से रिलेटेड है। एक मर्चेंट पोल्यूटेड जोन से अपना कीमती सामान लेकर जा रहा था, लेकिन एक मॉन्स्टर ने उस पर अटैक करके उसे छीन लिया और वो कीमती सामान स्फीयर से आया हुआ जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। पहले यहाँ पर कोई भी जिंदा स्फेराइट नहीं देखा जाता था, लेकिन अब दो आ चुके हैं, वो भी इतने कम समय में। इसलिए उसने रूडो को बुलाया है। लेकिन जांका अभी भी तैयार नहीं था। वो किसी बच्चे का ध्यान नहीं रखना चाहता था, लेकिन सेमू जानती थी कि उसे फंसाना कैसे है और वो उसे बताती है कि वो पहले इंजन को भेजने वाली थी, पर वो किसी और मिशन पर था और उसी ने जांका का नाम रेकमेंड किया है। ये सुन के जांका बहुत खुश होता है और खुशी खुशी उन्हें लीड करने लगता है। रास्ते में रूडो ग्रेस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखता। वेपन की क्या जरूरत है, मेरे ढाई के लेके हाथ ही काफी है। अरे ग्रेस एक टैलिस्मैन रखता है जिसे वो लकी चार्म की तरह देखता है। तभी उनके पीछे एक अजीब सा व्यक्ति आ जाता है और बताता है कि वही वो मर्चेंट है। उसे देखते ही रूडो स्फेराइट के बारे में बहुत सारे सवाल करने लगता है, लेकिन मर्चेंट बताता है कि वो बेहोश था, तो वो ज्यादा कुछ नहीं जानता और अभी उन्हें उसे बचाने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं जांका को ये सारी चीजें अजीब लग रही थी, क्योंकि मॉन्स्टर कब से इंसानों को किडनैप करने लगे। मर्चेंट उन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और बताता है कि वो मॉन्स्टर उसी बिल्डिंग के अंदर है, लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं वो पूरी तरह से खाली थी। बस सामने एक अजीब सा फिगर दिख रहा था। मर्चेंट उन्हें धक्का देकर उस फिगर के पास ले जाने लगता है और कहता है कि वो जल्दी से उसे बचा ले, लेकिन पास जाने पर उन्हें पता लगता है वो बस एक डॉल थी जिसे स्फेराइट के कपड़े पहनाए हुए हैं। तभी उनके नीचे का एरिया मड में बदलने लगता है और वो सीधा निचले फ्लोर में गिर जाते हैं और जो मर्चेंट उन्हें यहाँ तक लेकर आया था वो भी कीचड़ की तरह पिघल जाता है। तभी उनके पीछे से आवाजें आने लगती हैं और अंधेरे से दो लोग बाहर आते हैं जो कि रेडर्स थे और जांका समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप था। ग्रीस रूडो को बताता है कि पहले ये सब छोटे मोटे गुंडे थे जो बस चोरी किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए
हैं और ये सब के सब क्लीनर्स की तरह गिवर्स हैं। रेडर्स उन सभी से कहते हैं कि वो रूडो को उनके हवाले कर दें। क्रिस बाकी सभी से कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे और वो खुद रूडो को प्रोटेक्ट करेगा और ज़ांका उन दोनों रेडर्स को संभाल सकता है। मैं भी लड़ सकता हूँ, मैं उसकी मदद कर सकता था। ये गिवर्स हैं, मॉन्स्टर्स जैसे नहीं है। हमें अभी यहाँ से बस निकलने का सोचना है। तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो? स्फेराइट की कीमत इतनी ज्यादा है क्या? लेकिन वो असल में उसे बेचना नहीं चाहते थे, बल्कि स्फेयर के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि वो गिर के भी जिंदा कैसे बच गया। इसके बाद वहाँ पर काफी सारे मिट्टी के बने पुतले आ जाते हैं, लेकिन ज़ांका बड़ी आसानी से उन सभी पुतलों को तोड़ रहा था। लेकिन उन पुतलों की आड़ में ये टकला मानुष पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो सीधा जाकर पिलर में टकरा जाता है। दूसरी रेडर कहती है कि वो आज तक सिर्फ मॉन्स्टर से ही लड़ते आए हैं, तो ह्यूमन से लड़ने में उन्हें काफी मुश्किल होने वाली है। इसके बाद फिर से सेम चीज रिपीट होती है। वो पुतले ज़ांका के ऊपर अटैक करते ही जाते हैं और उनके पीछे छुपकर वो टकला भी उसके ऊपर अटैक करता ही जाता है। इन सब की वजह से ज़ांका को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस लड़की की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो कीचड़ में फंस जाता है जो कि उस लड़की ने पहले से वहां बना रखा था। वो कहती है कि इस पूरी टीम में सिर्फ वही फाइटर है और एक बार वो उसे हरा दें तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। तुमने अगर इतनी ही बकबक करनी है तो न्यूज पे क्यों नहीं चली जाती यार? वैसे भी मुझे सब कुछ पता लग गया है। तुम इस मड को कंट्रोल करती हो और उस टकले ने स्पेशल चप्पलें पहनी है जिससे वो मड के ऊपर चल सकता है। रब ने बनाई जोड़ी, हाँ, एक टकला और एक बहन की बहन। इसके बाद वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को जमीन में घुसा देता है और उसके वाइब्रेशंस की मदद से वो उन दोनों की असली लोकेशन का पता लगा लेता है और वो एक ही झटके में पहले उस टकले को मारता है और फिर उस औरत को, और उस लड़की के बेहोश होते ही सारे मिट्टी के पुतले गिर जाते हैं। तुम दोनों तो बड़े कमजोर निकले यार, बोनवीटा वगैरह पिया करो। तभी उसके पीछे उनका लीडर आ जाता है। अगर वो तुम्हें कमजोर लग रहे हैं तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें ताकत क्या होती है। दूसरी तरफ सपोर्टर्स को एक एग्जिट डोर मिलता है, तो ग्रेस कुछ सपोर्टर्स को ऊपर भेज देता है ताकि वो बैकअप के लिए सिग्नल भेज सकें और वो खुद ज़ांका के पास जाने वाला था। लेकिन तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। उन्हें लग रहा था कि वो ज़ांका होगा, लेकिन असल में वो जैबर था और वो किडनैपर की दी हुई जानकारी से रूडो को मैच करने लगता है। तो तुम ही हो वो स्फेराइट। जिसके बाद वो जाकर दीवार में चिपक जाता है और अपने पंजों को वहां घुसाकर एग्जिट के रास्ते को बंद कर देता है। क्रिस उससे पूछता है कि उसने ज़ांका के साथ क्या किया, लेकिन जैबर उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और सीधा रूडो के पास जाता है और उसके मास्क को निकाल कर फेंक देता है। ये जगह तो पोल्यूटेड भी नहीं है, तो क्यों मास्क पहन रखा है तुमने? इसके बाद रूडो भी उससे पूछता है कि ज़ांका कहाँ पर है। मैं ताकतवर लोगों को नहीं मारता, मैंने सिर्फ उसे जहर दिया है जिससे अभी के लिए तो वो जिंदा है। इसके बाद वो अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी सारी अंगूठियां बड़े बड़े पंजों में बदल जाती हैं। तभी ग्रेस और फॉलो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जैबर की स्पीड उनसे कहीं ज्यादा थी और वो उनके अटैक को डॉज करके दोनों के मुंह पे लात मार देता है। उस लड़के की अभी भी उम्मीद है, वो शायद गिवर बन सकता है, लेकिन तुम कभी भी गिवर नहीं बन सकते। पर ग्रेस कहता है कि उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी अपने साथियों को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। रूडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जैबर ने अपने नाखून उसकी छाती में घुसा दिए थे। रूडो जब ये सब देखता है उसे रेक्टो की मौत की याद आने लगती है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब रूडो अपने सर को दीवार में पटक रहा था। ये देखकर रेक्टो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो ये क्या कर रहा है, क्योंकि अब तो उसके हाथों का दर्द भी ठीक हो गया है। रूडो कहता है कि वो गुस्से में है, पर पता नहीं क्यों। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फेंक दिया है और तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम भी कचरा हो। चलो फिर बाहर चलते हैं, शायद बाहर तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। जिसके बाद वो रूडो के साथ बहुत सारी नई चीजें ट्राई करता है, लेकिन रूडो का किसी में इंटरेस्ट बनता ही नहीं। तभी रूडो एक अपर क्लास स्फेराइट को देखता है जो कि कचरे को फेंक रहा था। उसके जाने के बाद वो उस कचरे को बाहर निकालता है और उसे देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो चीज बस हल्की सी टूटी हुई थी, फिर भी उन लोगों ने इसे फेंक दिया है। वो उसे ठीक करना चाहता था। तुम उन चीजों की कीमत देख सकते हो जो दूसरे लोग फेंक देते हैं। वहीं प्रेजेंट में रूडो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा था और ये देखकर ग्रेस समझ जाता है कि रूडो उस दिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट क्यों नहीं कर पाया था, क्योंकि वो हर चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकता, बल्कि उस आइटम की असली पावर्स को बाहर निकाल सकता है। इसके बाद वो टैलिस्मैन एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर जैबर बड़ा इंप्रेस था और रूडो से उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछता है। रूडो कहता है कि ग्रेस ही वो इंसान है जिसकी वजह से उसे समझ आया है कि उसे क्या करना है। अगर वो ना होता तो वो अभी भी किसी कोने में पड़ा होता। वहीं जैबर को स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के साथ लड़ना बहुत ज्यादा पसंद है और वो रूडो की पावर्स को देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फॉलो ग्रेस का खून रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जख्म बहुत ज्यादा गहरा है। रोडो, तुम अपनी पावर्स का पिछली बार यूज नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हमें तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा दिमाग क्लियर है। वहीं रूडो तब से अब तक अपनी जगह से हिला ही नहीं था, लेकिन जैबर उसके ऊपर एक अटैक भी लैंड नहीं कर पा रहा है। रूडो लगातार उसके अटैक से बचता ही जाता है। ये सब आखिर हो क्या रहा है? क्रिस इस टैलिस्मैन से सबके प्रोटेक्शन के लिए प्रे किया करता था और इसे बनाते वक्त मैंने यही इमेजिन किया था, इसलिए ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे क्या ही फर्क पड़ता है? अगर तुम मेरे हर अटैक से बच रहे हो तो तुम भी मुझे हिट नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है अभी तक समझ ही नहीं आया?
गया, मैं तुम्हारे अटैक से नहीं बच रहा हूँ, बल्कि तुम ही मुझे नहीं हिट कर रहे हो। जैबर फिर से रूडो के ऊपर अटैक करने जाता है, तभी टैलिस्मैन उसकी स्पीड को स्लो कर देता है और वो जैबर के मुंह पर खींच के मुक्का मारता है, जिससे वो घिसड़ता हुआ पीछे जाता है। वहीं जैबर को अब फाइट में और भी ज्यादा मजा आने लगा था। तभी अचानक से वो उसके पीछे पहुंच जाता है, लेकिन रूडो का टैलिस्मैन फिर से उसे रोक देता है और रूडो उसे पंच मार के पीछे ढकेल देता है। इसके बाद जैबर धूल और पत्थरों की मदद से उस टैलिस्मैन और रूडो का ध्यान भटकाने लगता है। पत्थरों से बचने के लिए रूडो को अपना मुंह छुपाना पड़ता है और इस मौके का फायदा उठाकर जैबर उसके ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन टैलिस्मैन अभी भी काम कर रहा था और वो जैबर को वहीं पर रोक देता है और फिर से रूडो उसे पंच मार के जमीन में घुसा देता है। पर इसके बाद भी जैबर हार नहीं मानता और अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाकर रूडो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टैलिस्मैन के लिए इतना भी काफी नहीं था और रूडो उसकी कुटाई करता ही जाता है। रूडो को समझ नहीं आता कि वो अब तक हार क्यों नहीं मान रहा। बड़े दिनों बाद तो मैं इतने अच्छे से पिट रहा हूँ, मैं भला क्यों हार मानूंगा। और मैंने एक चीज नोटिस की है, जब मैं तुम पर अटैक करता हूँ तो टैलिस्मैन मुझे रोक देता है, लेकिन वो पत्थरों को कुछ नहीं कर रहा था। यानी तुम्हारा टैलिस्मैन सिर्फ किलिंग इंटेंट को डिटेक्ट करता है। मेरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट का नाम मंकीरा है और राइट हैंड वाले में न्यूरोटॉक्सिन्स है। और वो अपने पंजों को अपने अंदर ही घुसा लेता है। क्या जब मैं पागलों की तरह तुम पर हमला करूंगा, क्या तब भी तुम्हारा टैलिस्मैन मुझे डिटेक्ट करेगा? क्या ये तब भी तुम्हें बचाएगा? टॉक्सिन्स की वजह से जैबर बेहोश हो जाता है। कुछ देर में ही उसे होश आता है और अपने पीछे की दीवार को काट देता है, जिसके बाद जैबर पागलों की तरह रूडो के ऊपर अटैक करने लगता है। ये देखकर उसे लगता है कि उसे यहाँ से दूर चला जाना चाहिए, नहीं तो फॉलो और ग्रेस पर भी खतरा हो सकता है। लेकिन जब रूडो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, जैबर उसके सामने से आकर उस पर अटैक कर देता है और इस बार टैलिस्मैन उसे नहीं रोकता, पर किसी तरह रूडो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर में ही वो पागलों की तरह चिल्लाता हुआ उठता है। इसने इतनी जल्दी टैलिस्मैन से लड़ने का तरीका भी निकाल लिया और ये दर्द में खुद को इंजॉय क्यों करता है इतना? शायद ऐसे लोगों को ही मैसोकिस्ट कहा जाता है। रूडो याद करता है कि बचपन में कई बच्चे उसे मैसोकिस्ट बुलाया करते थे और रेक्टो ने उसे बताया था कि मैसोकिस्ट उन्हें कहा जाता है जो दर्द को एंजॉय करते हैं। आगे जैबर फिर से रूडो के ऊपर अटैक कर रहा था और अब टैलिस्मैन उसे नहीं रोक रहा था, तो उसे खुद ही उसके अटैक से बचना पड़ता है। लेकिन जैबर आसपास के पिलर्स को तोड़ता हुआ और भी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने जाता है, तो रूडो को खुद को बचाने के लिए टैलिस्मैन की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन जैबर अटैक करना नहीं बंद करता और अब उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। उसका पंजा रूडो तक पहुंच गया था, लेकिन तभी वहां पर जांका का स्टाफ आता है जो कि जैबर को नीचे पटक देता है। रूडो तुम साइड हो जाओ, मुझे अभी इससे हिसाब किताब निपटाना है। तुम्हारी हालत मुझे कुछ ठीक सी लग नहीं रही। मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। और लगता है तुम अपनी पावर्स को यूज करना सीख गए हो। मैं तुम्हारी फाइट को कब से देख रहा था। तुम्हारा टैलिस्मैन तभी काम करता है जब किसी की तुम्हें नुकसान पहुंचाने की इच्छा हो, लेकिन जैबर के दिमाग में अभी कोई ख्याल चल ही नहीं रहे, तो तुम्हारा टैलिस्मैन किसी काम का नहीं है और मैं भी ज्यादा भागदौड़ नहीं कर पाऊंगा। पर मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, तब शायद तुम्हारा टैलिस्मैन मुझे जैबर के पास पहुंचा देगा और फिर मैं उसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ। हाँ, पर अगर ये काम नहीं किया तो तुम्हारी खोपड़ी खुल जाएगी। तभी जैबर फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। तुम्हें उसके पंजों से बचकर रहना होगा, अगर वो तुम्हें टच भी करते हैं तो तुम मूव नहीं कर पाओगे। तभी जैंका रूडो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन रूडो का टैलिस्मैन उसे जैबर के पास टेलीपोर्ट करता है और उसका अटैक सीधा जैबर को जाके लगता है। एक सेकंड, तुम सच में मुझे मारना चाहते थे? अरे ये काम ही तब करता ना अगर मैं तुम्हें मारना चाहता, समझा कर यार। जैबर फिर से रूडो के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो फिर से सेम टेक्निक का यूज करते हैं और जैबर पर अटैक कर देते हैं। वो लगातार इसे रिपीट करते जाते हैं और जैबर उनके हाथों पिटता ही जाता है। उसकी पिटाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो वापस से होश में आ जाता है और वो जैंका को वहां पर देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो उस पर अटैक करके दूसरी दीवार में घुसा देता है। वहीं जैंका भी अब बुरी तरह से थक चुका था और जब रूडो की पावर्स की एक्टिवेट होती है, वो टैलिस्मैन खत्म हो जाता है और अब रूडो को समझ नहीं आता कि वो ग्रिस को क्या बताएगा। क्या सच में पावर्स यूज करने के बाद उसके इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाते हैं या इसकी कोई और वजह है? तभी रूडो जमीन पर गिर जाता है और जैंका उसकी बॉडी पर जैबर का एक कट देखता है। वहीं जैबर खुद को एक ऐसे टॉक्सिन से इंजेक्ट करता है जिससे वो कोई भी दर्द महसूस नहीं कर पाता और वापस से खड़ा हो जाता है। लगता है बेहोशी में मैंने मस्त लड़ाई लड़ी। जैंका को समझ नहीं आता कि इतना पीटने के बाद भी वो वापस से खड़ा कैसे हो गया। मेरे लेफ्ट वाले पंजे मेरे दर्द को खत्म कर सकते हैं और राइट वाले पंजों में जहर है, पर मेरा शरीर इनसे इम्यून हो चुका है, तो इनका असर मेरे ऊपर सिर्फ 10 मिनट तक होता है, पर तुम्हारे ऊपर इसका असर 30 मिनट तक रहेगा। और वो फिर से उसे नाखून मार देता है। अगर मैंने मिशन पूरा नहीं किया तो बॉस मुझे बहुत सुनाएगा। जिसके बाद वो रूडो को लेकर वहाँ से जाने लगता है। एक सेकंड, वो दोनों तो पीछे ही रह गए और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, वो अपने सामने रियो को देखता है और तभी एंजन आकर जैबर के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उसके अलावा और भी क्लीनर्स वहाँ आए हैं। ये जगह इतनी गहरी है कि यहाँ से लोग कॉल भी नहीं कर सकते। यही तुम्हारा प्लान था ना? वो तो शुक्र है कि तुम दूसरे टाउन में जाकर हमें कांटेक्ट कर पाई। टोमे को ग्रेस और बाकी सबकी फिक्र होने लगती है। फिक्र मत करो, ग्रेस और बाकी सब इतने कमजोर नहीं है।
तुम बाकी सबके साथ उन्हें ढूंढकर बाहर लेकर आओ। वहीं जैबर इतने सारे ताकतवर लोगों को देखकर बहुत खुश था और कहता है कि उन सबको देखकर उसके अंग अंग में झुरझुरी सी हो रही है। तुम इस पागल से लड़ रहे थे इतनी देर से। उसने हमारे टीम मेंबर्स को चोट पहुंचाई है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एक और क्लीनर डेलमॉन को शांत कराता है। वहीं जैबर वहां से भागना चाहता था, लेकिन बिना मिशन को कंप्लीट किए वो वापस नहीं जा सकता, तो वो उनसे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे थोनी आ जाती है और उससे कहती है कि अब जाने का समय हो चुका है। लेकिन जैबर नहीं जाना चाहता था। वहीं अंजन को समझ नहीं आता कि वो लड़की कहाँ से आ गई। थोनी जैबर को बताती है कि उसने बॉस के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल देखी थी, जो देखकर जैबर बहुत खुश होता है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। रियो देखती है कि उनके पीछे मैन होल में एक पोर्टल जैसा दिख रहा था। वहीं जैबर रूडो की तारीफ करता है और कहता है कि वो भले ही ऊपर से आया हो, लेकिन फिर भी काफी ताकतवर है। लेकिन रूडो अब भी उससे बदला लेना चाहता था, जो देखकर जैबर खुश हो जाता है। तभी उसकी नजर उसके ग्लव्स के लोगो पर जाती है। वाह, तुम्हारे पास भी उस सीरीज का सामान है। बॉस को ये पता लगेगा तो वो बहुत खुश होंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मेरे वापस आने तक अपने ग्लव्स का ध्यान रखना। जिसके बाद वो दोनों उस पोर्टल के थ्रू चले जाते हैं और उनके अंदर जाते ही वो पोर्टल बंद होकर गायब हो जाता है। इसके बाद सभी लोगों को बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है। रूडो ग्रेस के पास जाकर उससे माफी मांगता है और ग्रेस कहता है कि वो टैलिस्मान उसे बहुत प्यारा था, लेकिन वो रूडो के काम आया, यही उसके लिए काफी है। आगे वो सभी हेडक्वार्टर्स में वापस पहुंचते हैं, जहां रूडो दुखी बैठा हुआ था। क्या हुआ छोटे, तू इतना दुखी क्यों है? ग्रेस के साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। डैड की जान भी मेरी वजह से ही गई थी, अभी तक कुछ नहीं बदला है। ग्रेस ने अपनी जान खतरे में इसलिए डाली थी ताकि वो अपने साथियों को प्रोटेक्ट कर सके, और तुम्हें भी वो अपना साथी मानता है। ऊपर से आया हुआ कोई स्फेराइट नहीं। अंदर चलो, ग्रेस को देख कर आते हैं। वहीं रूडो जब अंदर जाता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ग्रेस मर चुका है। ओले ले 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 ले, तू इसीलिए दुखी हो रखा था। मुझे नहीं पता था तू इतना इमोशनल है। इन सब की वजह से रूडो को गुस्सा आने लगता है। मुझे इतनी जल्दी स्वर्ग पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मैं काफी मजबूत हूँ और मुझे आयशिया ने बचाया है, जिसके पास हीलिंग पावर्स हैं। ग्रेस फॉलो और एशिया का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि फॉलो हमेशा उसके पास था, और वो रूडो की भी तारीफ करता है, क्योंकि जैबर बहुत ताकतवर था, लेकिन फिर भी उसने उसका सामना किया। और तुम टैलिस्मैन के बारे में ज्यादा ना सोचो, वो तुम्हारे काम आया, यही मेरे लिए काफी है। हमें फिर से रेडर्स का सामना करना पड़ सकता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। और साथ ही हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी वहाँ पर एक और क्लीनर आता है। उस रेडर ने बॉर्डर के बारे में बात की थी, यानी वो स्फीयर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। रूडो एंजन से पूछता है कि आखिर ये बंदा है कौन। यही तो है, क्लीनर्स का बॉस। जो सुन के रूडो हैरान हो जाता है और बॉस अपना नाम आर्का कॉर्वस बताता है। तुम यहाँ पर सिर्फ ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइन करने आए थे, पर इन सब से मिलने के बाद तुम बदल गए हो, और उन्हें बचाने के लिए तुमने अपनी जान भी खतरे में डाली, और तुम्हारी पावर्स भी हमारे काम आ सकती है। तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। मेरे साथ ऑफिस चलो, तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद वो तीनों ऑफिस में पहुंच जाते हैं। स्फीयर और ग्राउंड के बीच में जो लाइन है उसी को हम बॉर्डर कहते हैं, लेकिन माना जाता है कि जिसने भी बॉर्डर को पार करने की कोशिश की वो मारा गया। लेकिन एक औरत की एक कहानी है जो कि बॉर्डर के पास ही रहा करती थी। एक बार एक ट्रैवलर नोमैन्स लैंड में गुम हो गया और उस औरत ने उसकी मदद की थी। वो बंदा उससे पूछता है कि वो नोमैन्स लैंड में क्यों रहती है, तो वो बताती है कि वो ऊपर से गिरने वाले लोगों को देखती है। लेकिन खास बात यह है कि वो कुछ ऐसे लोगों को भी देखती थी जो कि सेफली ऊपर और नीचे होते रहते हैं। यानी मैं अगर उनमें से एक को भी ढूंढ लूं तो मुझे पता लग सकता है कि ऊपर कैसे जाना है, और हमें ये भी पता लग जाएगा कि तुम नीचे गिरकर भी जिंदा कैसे बच गए। लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक होने वाला है, तो तुम अब भी जाना चाहते हो या यहीं पर रुकना चाहते हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जाना चाहता हूँ। और जब एंजन अंदर आता है वो देखता है कि रूडो ने अपनी क्लीनर्स वाली यूनिफॉर्म पहन ली थी। दूसरी तरफ हम जांका को देखते हैं जो कि किसी चीज से डरा हुआ था। इसके बाद हम 6 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहाँ फॉलो रूडो को उस औरत को ढूंढने से जाने के लिए रोक रहा था, लेकिन रूडो रुकने को तैयार ही नहीं था। तभी एंजन पीछे से आता है। अबे भोंदू, इतनी खतरनाक जगह पर तुम ऐसे ही नहीं जा सकते। तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो पहले गर्लफ्रेंड बना और उससे बोल कि उसकी दोस्त ज्यादा सुंदर है। तुम्हें ढंग से अपनी पावर्स का यूज करना भी आता है ना? तुम उसकी लिमिट्स जानते हो, ना ही कमजोरी ना ही ताकत। मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अगर तुम अकेले गए तो एक दिन में ही मारे जाओगे, और तुम्हें शायद नहीं पता, पर क्लीनर सिर्फ ट्रैश मॉन्स्टर्स को मारते नहीं है, उन पर रिसर्च भी करते हैं। तो वहाँ जाकर हमारा भी फायदा होगा। और तुम भूले तो नहीं हो ना, हमें रेडर से भी बचकर रहना होगा। भला उन जैसे लोग गिवर्स कैसे बन गए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंसान अच्छा है या बुरा है। बुरे इंसान भी चीजों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। और हाँ, अभी वापस जाओ और आराम करो। लेकिन जब रूडो अपने कमरे में पड़ा हुआ था उसी वक्त वहाँ पर रियो आ जाती है, जो कि उसे पूरा हेडक्वार्टर घुमाने आई थी। वो एक एक करके उसे पूरी जगह का टूर देने लगती है, और इस दौरान वो पूछती है कि उसकी स्फीयर की जिंदगी कैसी थी। तो रूडो उसे सारी चीजें बता देता है, और रियो को पता चलता है कि आज तक उसने मिठाई खाई ही नहीं थी। तो रियो उसे मिठाई के पास लेकर जाती है, जिन्हें देखकर वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि स्फीयर पर इसे सिर्फ अमीर लोग खाया करते थे। पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर खेती नहीं होती, तो वेंडर्स उन गिवर्स को इकट्ठा करते हैं जो कि खाना बना सकते हैं, और ये स्वीट्स उन्हीं की वजह से है। जब रूडो एक मिठाई को खाता है वो खुशी के मारे पगला सा जाता है, जिसके
इसके बाद वो अपने मुंह के अंदर मिठाइयाँ ठूसने लगता है। इसी दौरान एक क्लीनर उसके पास आता है जो कि उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। रूडो को लगता है कि शायद वो उसकी मिठाई मांग रहा है, तो ना चाहते हुए भी वो उसे एक लॉलीपॉप दे देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही वो उससे और मिठाई मांगने लगता है। लेकिन ये देखकर रूडो उसके ऊपर भड़क जाता है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ एंजन कह रहा था कि रूडो ने सारी की सारी मिठाइयाँ खाली कर दी। इसी दौरान ज़ांका के सामने एक फूला हुआ बंदा आता है जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन गौर से देखने पर उसे पता लगता है कि वो फूला हुआ रूडो है। इसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग कराने लेकर जाते हैं जहाँ वो एक नाइफ को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मिठाई खा के तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी मोटा हो गया क्या? वहीं रूडो को समझ नहीं आता कि उसकी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही। तुम्हें ऐसी चीजों को ठीक करने का शौक था ना जिन्हें लोग फेंक दिया करते थे, तो शायद तुम्हारी पावर्स भी ऐसी ही टूटी चीजों पर काम करेगी। इसके बाद वो उसके सामने काफी सारा टूटा फूटा सामान रखते हैं और जब रूडो एक चीज को उठाता है तुरंत ही उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। ये देखकर एंजन ज़ांका की तारीफ करता है और कहता है कि वो एक बहुत अच्छा ट्रेनर है। ये सुन के ज़ांका बड़ा खुश होता है, लेकिन वो अपनी खुशी को छुपाता हुआ कहता है कि रूडो अब बाकी सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म करे। इसके बाद रूडो 2 और चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन इसके बाद ही उसके नाक से खून बहने लगता है। ज़ांका को लगता है कि उसकी ग्लव्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और उसकी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पा रही, लेकिन रियो को नहीं पता था कि उसका क्वालिटी से क्या मतलब था। जितने समय तक एक ऑब्जेक्ट का ध्यान रखा जाता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है और इसे ही क्वालिटी कहते हैं। लेकिन फाइट में सिर्फ क्वालिटी ही सब कुछ नहीं होती, यूजर का अनुभव और मानसिक स्थिति भी जरूरी होती है। वाइटल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटीज और फॉर्म इसी चीज पर डिपेंड करती है। अगर रूडो ने उन ग्लव्स का ध्यान बचपन से रखा होगा तो शायद वो इतने पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन उसकी बॉडी पर इतना असर क्यों पड़ रहा है? शायद सीरीज का इससे कुछ लेना देना है। जब मैं ऑब्जेक्ट्स का यूज कर लेता हूँ तब वो तबाह क्यों हो जाती हैं? अभी तो ये बिल्कुल ठीक है। रियो कहती है कि वो इन चीजों को यूज करता है जो कि टूटी हुई है, और जब वो उनका इस्तेमाल करता है उनका पर्पस पूरा हो जाता है तो वो फिर से खत्म हो जाती हैं। वो टैलिस्मैन भी उनकी लड़ाई खत्म होने के बाद ही तबाह हुआ था। तो यही तुम्हारी पावर है रूडो, तुम कचरे का भी सही इस्तेमाल करते हो। तुमने ग्रीस का टैलिस्मैन तोड़ा नहीं था, बल्कि उसका अच्छे से इस्तेमाल करके उसका पर्पस पूरा कर दिया। रियो याद करती है कि जैबर ने कहा था कि उसके ग्लव्स किसी सीरीज का हिस्सा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के पास भी वैसे ग्लव्स हों। इसके बाद वो रूडो के ग्लव्स का नाम पूछती है क्योंकि उन सब ने अपने अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को नाम दे रखे हैं। ज़ांका की छड़ी का नाम लवली असिस्ट स्टाफ है, एंजन का अनब्रेकेबल और रियो का द रिपर। वहीं रूडो ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था और एंजन उससे कहता है कि उसे भी अपने ग्लव्स के लिए अच्छा नाम ढूंढ लेना चाहिए। दूसरी तरफ वो रेडर्स अपने बॉस को सारी चीजें बता देते हैं। रात को रूडो अपने ग्लव्स को धोकर वापस आ रहा था, लेकिन जब वो रूम में पहुंचता है वो देखता है कि उसके बेड पर रियो लेटी पड़ी है। रूडो के मन का नादान पंछी इधर उधर गोते खाने लगता है और वो रियो से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। रियो बताती है कि उसका कमरा रियो के ठीक ऊपर है और वो यहाँ पर उसकी चीख सुनकर आई है और पूछती है कि क्या उसके हाथों में दर्द है। जब मैं ग्लव्स पहनता हूँ मुझे दर्द नहीं होता, पर इन्हें धोना भी जरूरी है। तुम्हारे हाथों की हालत ऐसी कैसे हुई? क्या वो जल गए थे? इसका जवाब तो मेरे घटिया पेरेंट्स ही दे सकते हैं। रियो उससे कहती है कि पेरेंट्स उन्हें काफी सारी चीजें देते हैं, कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ बुरी, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रूडो का फुल फेस अभी रेडी नहीं है, तो तुम्हें अभी बाकी की चीजों को पूरा कर लेना चाहिए। रूडो इंजन से पूछता है कि ये फुल फेस क्या होता है। जब क्लीनर्स नोमैन्स लैंड में जाते हैं उन्हें पूरे फेस का मास्क पहनना होता है और इसे ही फुल फेस कहते हैं। हमारे पास एक ही बंदा है जो कि इन मास्क को बना सकता है, पर वो थोड़ा सन की किस्म का है। अगर हम उसे जल्दी करने को कहते हैं तो वो अपना आपा खो बैठता है। जब तक तुम्हारा मास्क कंप्लीट होता है तुम्हें अपने ऊपर प्रोटेक्शन स्पेल करवा लेना चाहिए। वो गिवर वैसे तो उनके हेडक्वार्टर्स में आता जाता रहता है, लेकिन काफी समय से वो नहीं आया है, तो उन्हें उसके पास जाना होगा, कैनवस टाउन में। इसके बाद रूडो बाकी के लोगों को देखता है जो कि उसके साथ नोमैन्स लैंड में जाएंगे। नॉर्मली हम 5 सपोर्टर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन नोमैन्स लैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो हमने ज्यादा गिवर्स रखे हैं और सपोर्टर्स के नंबर कम। इसके बाद डेलमैन रूडो के पास आता है। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, जिन हराम के पिल्लों ने तुम्हारा ये हाल किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं, तुम्हें हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। उसी वक्त उसका पार्टनर टैम्सी उसकी फड़फड़ाहट को शांत कराता है और कहता है कि एंजन ने पहले ही उसे अपने फैक्शन में ज्वाइन करवा लिया है, तो उन्हें रूडो को छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डेलमैन, ये तुम्हारी स्पीच के लिए परफेक्ट मौका है, शुरू हो जाओ। ये सुनते ही ज़ांका अपने कानों में रुई डाल लेता है और डेलमैन चिल्लाता हुआ उन सबको स्पीच सुनाने लगता है कि वो कैसे कभी हार नहीं मानेंगे, चाहे किसी भी मुसीबत का सामना करें। ये देखकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं। इन सब की वजह से रूडो कंफ्यूज तो था, लेकिन वो भी उनके साथ मिल पड़ता है और चिल्लाने लगता है। लेकिन सभी चिल्लाने के खत्म होने के बाद वो शांति से बैठ के कार में जा रहे थे और कैनवस टाउन उनके सामने आता है, जो कि दूर से भी कमाल का दिखता था। उसकी दीवारों के ऊपर लोगों ने ग्राफिटी बना रखी है और रूडो इस शहर की बनावट के बारे में पूछता है। टामसी बताता है कि ज्यादातर जो बड़े शहर हैं उनके ऊपर इसी तरह का डोम बना रहता है ताकि वो ऊपर से फेंके हुए कचरे से बच सके। जो लोग शहर के बाहर रहते हैं कई बार उनकी कचरे में दबकर मौत हो जाती है। वहीं कुछ लोग सिटी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा खुला होने के बावजूद भी वो अंदर नहीं जा पाते। वहीं सारे क्लीनर्स आसानी से
के अंदर चले जाते हैं और एंजन रूडो को बताता है कि जब तक उनके मन में कोई खोट ना हो वो अंदर आ सकते हैं। अंदर आने के बाद रूडो देखता है कि यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ बना ही हुआ था और एंजन बताता है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों को पेंटिंग करना पसंद है और इसीलिए ये टाउन बनाया गया जहाँ पर वो जो चाहे जहाँ मर्जी पेंट कर सकते हैं। इसलिए इस जगह को सिटी ऑफ आर्ट भी कहा जाता है और वो यहाँ पर ऐसे गिवर से मिलने आए हैं जो कि किसी के ऊपर भी पेंट करके उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड बना देता है। तुमने बाहर उन लोगों को देखा था ना, ये भी उसी गिवर की पावर है। पेंट करते वक्त उसने इस फीलिंग को अंदर डाला होगा कि बुरी इंटेंशन वाला कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता। जैसे अगर वो चाहता है कि इस दीवार के ऊपर कोई अटैक ना करे तो पेंट करते वक्त वो उस फीलिंग को डाल सकता है। तभी एक बच्ची एंजन से टकरा जाती है जो कि पहले से ही रो रही थी और वो बिना उनसे कुछ कहे वहाँ से भाग जाती है। एंजन कितना घटिया इंसान है, एक छोटी सी बच्ची को रुला दिया इसने। तौबा तौबा तौबा। तभी उनके सामने सिटी का मेयर भी आ जाता है। एंजन उसे बताता है कि वो यहाँ पर गॉब से मिलने आए हैं। माफ करना, और आज सुबह ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद वो सब गॉब के घर में जाते हैं और मेयर बताता है कि उसकी मौत पोल्यूशन की वजह से हुई है। वो सिर्फ सिटी में पेंट करके संतुष्ट नहीं था तो वो पोल्यूटेड जोन्स में भी जाकर पेंट करने लगा। वो पेंटिंग में इतना खो जाता था कि वो अपने मास्क को भी भूल जाया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे पोल्यूशन ने उसकी जान ले ली। अपने दोस्त की मौत के बारे में सुनकर एंजन दुखी हो जाता है और रूडो याद करता है कि एक बार उसने गॉब को देखा था जब वो हेडक्वार्टर्स में पेंट कर रहा था। इसके बाद मेयर उसे बताता है कि गॉब ने अपना सक्सेसर ढूंढ लिया था जिसे वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिलेगा जो कि पीढ़ियों से उसे मिला है। पिछला यूजर ही अपने इंस्ट्रूमेंट के सक्सेसर को चुन सकता है। इसकी शर्तें क्या है हम नहीं जानते, लेकिन जैसे ही सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट को पकड़ता है उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और अब से रेमलिन ही हमारी स्पेल कास्टर है। मेरे को लगता है कि रेमलिन के लिए ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है क्योंकि स्पेल कास्टर ही उनकी सिटी का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। ये सुन के रूडो हैरान हो जाता है और फॉलो उसे बताता है कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट को किसी सक्सेसर को देना बहुत रेयर होता है, लेकिन ये पॉसिबल है। अगर उसके पास टैलेंट है तो वो ऑब्जेक्ट की पावर्स का यूज कर सकती है। मेयर बताता है कि गॉब और रेमलिन भाई बहन जैसे थे तो उन्हें उसे थोड़ा समय देना चाहिए। इसके बाद मेयर भी रोने लगता है क्योंकि गॉब जब पेंट किया करता था वो बहुत खुश होता था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो चला गया। मैं समझ सकता हूँ आप क्या कह रहे हैं। जब भी मैं गॉब को पेंट करता हुआ देखता था उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती थी। जब सारी चीजें शांत हो जाएंगी तब हम आएंगे। लेकिन जाने से पहले वो रेमलिन को अपना ध्यान रखने को कहता है, पर इतना सुनते ही वो वापस से खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि दुखी होने का समय खत्म हो चुका है और वो मेयर से ब्रश को लेकर सीधा बाहर निकल जाती है। बाहर जाने पर वो लोग देखते हैं कि रेमलिन ने पेंटिंग शुरू कर दी है क्योंकि उसे लगता है कि गॉब की सोल कभी शांत नहीं होगी। अगर वो उन सबको उसके पीछे इतना दुखी होता हुआ देखेगा तो वो उसे वैसे ही विदा देना चाहती है जो वो पसंद करेगा और वो ब्रश को निकाल कर उसे एक्टिवेट कर देती है और वो छत पे ऐसी पेंटिंग बनाती है जिससे वो पेंट के कैंस फायरवर्क लॉन्चर्स बन जाते हैं जो कि आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी करने लगते हैं। जब शहर के लोगों की नजर उसके ऊपर जाती है वो और भी पेंटिंग करने के लिए इंस्पायर हो जाते हैं। ये देखकर रेमलिन खुश हो जाती है क्योंकि गॉब यही चाहता। वहीं इन सब के दौरान रूडो बस रेमलिन को देख ही रहा था।